आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। आपकी बात में आप सभी का स्वागत है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा अपराध जो बच्चों को एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल देता है जहां से बच्चों का निकल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। एक ऐसा अपराध जो हमारे समाज पर बदनुमा का दाग है। इससे सख्त कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके इस घिनौने और काले कारोबार से जुड़े लोग बाज नहीं आ रहे। अब तो सोशल मीडिया इनके लिए बेहद आसान जरिया भी बन चुका है। CBI ने ऐसी ही एक इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जुटा हुआ था। इसका नेटवर्क केवल भारत ही नहीं बल्कि 100 देशों तक फैला है। CBI के छापों के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन तमाम सवाल पर अगले 1 घंटे तक चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न मामले में CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे और 83 लोगों के खिलाफ कुल 23 मामले दर्ज किए हैं। जिन राज्यों में CBI ने छापा मारा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। CBI ने जिन लोगों पर कार्रवाई की, उन पर आरोप है कि वो भारत समेत दूसरे देशों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री की लिंक, वीडियो और फोटोज भेज रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 50 से अधिक ग्रुप्स में 5000 लोग बाल शोषण सामग्री का आदान प्रदान जारी था। इन ग्रुप्स में कई विदेशी लोगों के जुड़ने की भी खबर है। दरअसल देश के अलग अलग इलाकों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में CBI को लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस घिनौने कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने और उनकी गिरफ्तारी के लिए CBI ने मंगलवार को पूरे देश में एक साथ छापेमारी की। ओडिशा के ढेंकनाल में रेड मारने पहुंची CBI की टीम पर भी हमला हुआ। वैसे NCRB के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम 2019 की तुलना में 2020 में 400% से ज्यादा बढ़ा है और इसमें सबसे ज्यादा मामले चाइल्ड पोर्नोग्राफी से ही जुड़े हैं। पोर्नोग्राफी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में 161, महाराष्ट्र में 123, कर्नाटक में 122 और केरल में 101 दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा उड़ीसा में 71, तमिलनाडु में 28, असम में 21, मध्य प्रदेश में 20, हिमाचल प्रदेश में 17, हरियाणा में 16, आंध्र प्रदेश में 15, पंजाब में 8, राजस्थान में 6 केस सामने आए थे। बात करें रायपुर जिले की तो 2021 में अब तक 36 मामले दर्ज हुए हैं। तो जिले रायपुर में इसमें 2020 में लगभग 28 मामले इस संबंध में दर्ज किए हैं और 2021 में 36 मामले अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें विवेचना की जा रही है। अधिकांश मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जाहिर तौर पर आंकड़े ये साफ कर रहे हैं कि देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला चिंताजनक हो चुका है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस UU ललित ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सिर्फ बाल तस्करी और बाल शोषण ही नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि देश में IT अधिनियम की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी कानून अपराध है। इसके तहत पहली बार अपराध करने पर 5 साल जेल और 10 लाख का जुर्माना है। वहीं दूसरी बार करने पर 10 लाख के जुर्माने के साथ 7 साल जेल की सजा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानून का खौफ ऐसे अपराधियों पर नहीं है? व्हाट्सएप पर इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, ऐसे में राज्यों की पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पोर्न बाजार के जाल से बच्चों को कैसे बचाएं? क्योंकि कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई के लिए इंटरनेट पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं और जानकारी के अभाव में साइबर अपराधियों के शिकार बन रहे हैं। चिंताजनक बात यह भी है कि तकनीकी रूप से ज्यादातर मामलों में पेरेंट्स भी इतने सक्षम नहीं होते कि वे बच्चों को साइबर अपराधियों के चंगुल से बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ललित यूयू, उनकी जो टिप्पणी है वो बहुत काबिल गौर है कि सिर्फ बाल तस्करी और बाल शोषण ही नहीं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित 18.4 मिलियन रिपोर्ट्स पाई गई हैं, जिसमें बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करते हुए 45 मिलियन फ़ोटो और वीडियो सम्मिलित थे। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो क्रैक हुआ है, इसमें 199 सदस्य थे, जिसमें 5 एडमिन जो हैं वो भारतीय हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस ग्रुप में 9 देश हैं, जिसमें भारत के पड़ोसी देश भी हैं, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान है, और कीनिया, नाइजीरिया, ब्राज़ील, यूएसए और चाइना के लोग भी इससे जुड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से ये ग्रुप ऑपरेट हो रहा था। और जो सीबीआई है उसको ये एक सूचना मिली थी कि ऐसा ग्रुप चल रहा है। फिर उन्होंने, चूंकि इसको देख नहीं सकते, वो भी एक अपराध है, तो उन्होंने इसके आईपी एड्रेस के माध्यम से फिर सारे फ़ोन नंबर्स क्रैक किए। फिर उनको वहाँ पर जो छापेमारी हुई उससे ये सारी बातें सामने आई हैं। ऐसे कई ग्रुप चल रहे हैं जो करीब 100 देशों में चल रहे हैं। ये कितनी बड़ी समस्या है, इससे कैसे निपटा जाए, तो हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है उसमें हमारे साथ प्रियांशु सहाय जी हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, भोपाल स्टूडियो में हैं वो हमारे साथ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जाने माने वकील और बहुत अच्छे अधिवक्ता पंकज दुबे जी हैं, जबलपुर से जुड़ रहे हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रायपुर से हमारे साथ इंदू जी जुड़ रही हैं, जो महिला और बच्चों के अधिकारों पर काम करती हैं। इंदू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहली बात प्रियांशु जी आपसे कर ली जा चुकी है, साइबर से जुड़ा हुआ मामला है। जिस तरह से अब बच्चों के लिए इंटरनेट से शिक्षा, क्योंकि कोविड काल था और उस समय बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा अभी भी चल रही है, तो बच्चे इससे कैसे बचें, और इसको माँ बाप जो हैं, चूँकि वो भी आजकल ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग होते हैं, तो कैसे इस समस्या से बचा जा सकता है और इस समस्या को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इससे जो नुकसान होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे तो बेहतर होगा। जी, जैसे आज हम डिजिटल इंडिया की तरफ दौड़ रहे हैं, वैसे हम डिजिटल सिक्योरिटी से दूर जा रहे हैं। हम लोग साइबर सिक्योरिटी से के लिए अवेयरनेस नहीं है, कोई साइबर अवेयर कोई प्रोग्राम नहीं है। तो जिस प्रकार से हम अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उसके लिए सिक्योरिटी, इसी प्रकार से हमें मोबाइल के लिए भी हमें सिक्योरिटी लेनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर कंप्यूटर के लिए अगर एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो मोबाइल के लिए भी एंटीवायरस प्रोग्राम है। आज बच्चा क्या कर रहा है, उसकी क्लास चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, 20 मिनट की क्लास है, आधे घंटे की क्लास है, बट हमें नहीं पता कि वो उसके बाद वो क्या कर रहा है, किस प्रकार से। तो अगर हम अपने मोबाइल पे अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को वो रोक सकता है, इनवैलिड अननोन लिंक्स को रोक सकता है। अगर लाइक वो अगर कोई ऐप को कोई डाउनलोड कर रहा है जो अननोन ऐप है, जिससे आपके मोबाइल हैक हो सकता है या आपके मोबाइल का एक्सेस दिया जा सकता है, तो हम उसके एंटीवायरस के थ्रू हम लोग उससे बचा जा सकता है। अगर पेरेंट्स 24 घंटे अपने बच्चे पर निगरानी नहीं कर सकते, तो उसके थ्रू हम लोग इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बच सकते हैं। जी, जिस तरह से ये पूरा रैकेट क्रैक हुआ है, तो इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो, जैसे बात करें छत्तीसगढ़ के कोरबा के गांव से एक व्यक्ति उसमें शामिल हैं। तो ये लोग कैसे इस ट्रैप में फंसते हैं, इसके लिए क्या करते हैं ये जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, उनको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं? जी, जैसे आप जैसे आप काम कर रहे हैं, लाइक सामने वाले ने आपको एक मैसेज किया कि आपको आप इस लिंक को खोलिए, आपको 10 रुपये इनाम है, आपको 5 रुपये इनाम है, जो भी है। हम अगर इस लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं, बट वो लिंक मैलिशियस होती है, वो सामने वाले यूज़र को नहीं पता होती है। अगर हम जैसे हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, वो सारा मोबाइल आपका डेटा क्लिक हो जाता है, आपको मोबाइल आपका पूरा एक्सेस हो जाता है, आपका अननोन जो कैमरा है वो ऑन हो सकता है। तो हमें इस तरीके से पूरे मोबाइल को भी हमें सिक्योर रखना चाहिए। जी, प्रियांशु जी, जिस तरह से ये समस्या बढ़ रही है, आपने कहा कि बच्चों को ऐसे जो ऐप है वो डाउनलोड नहीं करने देने चाहिए, उन पर निगाह रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब ये इंटरनेट की उपयोगिता जो बढ़ रही है, उसके चलते हर व्यक्ति को हर चीज़ के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे उसको कोई आवेदन करना हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम करना हो, उसके लिए उसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। और मोबाइल तो एक तरह से कहा जाए कि हर किसी के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जब मोबाइल सबके पास है और ये इस तरह की चीज़ें भी लोगों को आती हैं, अलग अलग लिंक से भी आती हैं, तो
आपको क्या लगता है कि पुलिस के पास क्या सिस्टम रहता है, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, पुलिस के साथ भी काम करते हैं, पुलिस इसको कैसे आइडेंटिफाई करती है, या पुलिस इसको पहले क्यों नहीं रोक सकती, या उसको कैसे नहीं मालूम चलता कि इन फ़ोन नंबर्स पे ये बात हो रही है, इस तरह की चीज़ें शेयर हो रही हैं? जी जी, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आपने लिंक्स की बात करी कि हम जैसे ओपन जैसे लिंक्स ओपन होती है तो हम सामने वाले को पता नहीं होता है कि वो क्या हो रहा है। लाइक आपने एक ऐप डाउनलोड किया, बच्चे आजकल गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, अगर उसमें गेम्स अगर क्लिक कर रहा है तो वो उसके अंदर बैक एंड में वो आप एडवेयर चला सकता है। एक एडवेयर एक ऐसी प्रोसेस है कि आप अपने मोबाइल में कुछ भी चीज़ कीवर्ड सर्च कर रहे हैं या आप कुछ किसी से बात कर रहे हैं तो वो आपके डेटा आपका जो कंटेंट है उसको वो ट्रेस कर सकता है और इससे पता कर सकता है कि इसके यूज़र बेस क्या है। लाइक अगर मैं शेयर मार्केट से की बात कर रहा हूँ किसी से तो वो आपके मोबाइल पे वो उस तरीके के ऐड दिखाना चालू कर देता है। तो इस चीज़ को हम लोग एडवेयर कहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से भी लाइक हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किससे क्या किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया पहले कि हमारे मोबाइल की सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, तो उस तरीके से ये होना चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ पंकज दुबे जी भी हैं। दुबे जी, आप जबलपुर से आते हैं और जबलपुर में भी ये छापा पड़ा है, वहाँ से भी कुछ लोग पकड़े गए हैं। आप इसको कानूनी दृष्टि से कैसे देखते हैं और लोगों को क्या किस तरह से इससे बचने के लिए सलाह देना चाहेंगे? एक तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने सर्वे कराया है इस विषय पे। बहुत ही कम समय में जो डाटा आपने प्रोवाइड किया, अपने बैनर में ही जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं। दो तीन बातें मैं कहना चाहूँगा। अभी साहू जी की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं एक विषय कहना चाहता था, वो ये कि जैसा कि साहू जी ने अभी बताया कि एक एंटीवायरस इस प्रकार के होते हैं, यदि वो डाउनलोडेड हैं या वो यूज़ में आ रहे हैं तो उससे प्रिवेंट किया जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है कि बच्चे उस साइट में एंटर नहीं कर पाएंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, साहू जी मैं ठीक कह रहा हूँ? साहे जी हैं, पंकज दुबे जी, वो प्रियांशु साहे जी हैं। जी हेलो, हाँ जी 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 साहे साहब मैं ठीक हाँ प्रियांशु साहब मैं ठीक कह रहा हूँ कि यदि कोई एंटीवायरस डाउनलोडेड है या फंक्शनल है तो बच्चे विजिट नहीं कर पाएंगे ऐसे साइट्स को? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम उसमें एक पेरेंट कंट्रोल होता है, हम उससे तो मेरा ये वहाँ कहना से है, उसको सेटिंग कर सकते हैं। जी मेरा ये कहना था डॉक्टर साहब इस मामले में कि जब हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं, अब दुनिया ने मोड़ लिया, करवट बदली समय ने, और हम कोरोना के साथ में आगे आ गए। जब कोरोना आया तो ये समझ में आया कि वर्चुअल हियरिंग भी होती है, कोर्ट से वर्चुअल पढ़ाई भी होती है, और एक बार कोई चीज़ शुरू हो जाती है तो फिर उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। एक व्यवस्था यदि आ गई तो उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। अब बल्कि आवाज़ ऐसी उठ रही है, मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी गई हैं और भी एनजीओज ने और दूसरे स्वयंसेवी संस्थाओं ने आवाज़ उठाई है कि साहब अमुक अमुक क्लासेस जो हैं वो वर्चुअल होनी चाहिए। तो ये जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि हम अब इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते कि बच्चे के हाथ में लैपटॉप रहेगा, बच्चे के पास में आईपैड रहेगा, बच्चे के पास में मोबाइल रहेगा और वो पढ़ाई का एक मजबूत माध्यम बना रहेगा। अब मैं वापस जाता हूँ फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात पर। जब हम फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन की बात करते हैं तो प्रोटेक्शन दिलाने की भी हमारी इसमें जिम्मेदारी बनती है, शासन की, सरकार की, व्यवस्था की जिम्मेदारी बनती है। मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ाई हो रही है तो हमारा टीचर उस बच्चे को बाहर नहीं जाने देता है, कोई अन्य कार्य को नहीं करने देता है कि नहीं 40 मिनट या 60 मिनट आपको बैठ के पढ़ना है। अब मान लीजिए लैपटॉप से पढ़ाई हो रही है तो उस वायरस को, जिस एंटीवायरस की जिसकी बात हो रही है, उस एंटीवायरस को हमको फ्री प्रोवाइड और कंपल्सरीली होना चाहिए। इस तरह की एक व्यवस्था तदर्थ रूप से भी हो सकती है और व्यवस्थित रूप से भी हो सकती है। एक अंडरटेकिंग हर स्कूल ले सकता है कि साहब एक तो ये हम प्रोवाइड करेंगे एंटीवायरस और इसको यूज़ किया जा रहा है तभी परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इसका सर्टिफिकेट देने की या तो कोई एजेंसी हो या पेरेंट खुद ऐसी अंडरटेकिंग दे। नॉर्मली क्या होता है कि जो जब तक कोई भी चीज़ की कीमत देनी होती है, हर व्यक्ति के हाथ में उस कीमत को देने की स्थिति नहीं होती है। अब देखिए बहुत सारे लैपटॉप या बहुत सारे आईपैड फ्री बंटने लगे, सरकार ने बांटे, संस्थाओं ने बांटे, स्कूलों ने बांटे। उसी प्रकार से एंटीवायरस को भी फ्री डाउनलोडेड या फ्री फंक्शनल
होना चाहिए और उसका कंपलसरी रीयूज होना चाहिए। ये मेरा एक छोटा सा, मेरी समझ में जो बात आती है। अब जो बात आती है कानून की, दो बातों पे और बात कहना चाहूँगा। कानून, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा और ये बात जग जाहिर है, मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, बहुत सख्त कानून है। 3 साल की सज़ा से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक के कानून है, उम्र कैद तक के कानून है। तो कानून की कमी नहीं है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमको जो डाटा मिलता है वो डाटा मिलता है मामले पंजीबद्ध होने का, प्रकरण पंजीबद्ध होने का। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। और प्रगति करे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और मामले कायम हों, लेकिन क्या हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इतनी इक्विप्ड हैं? सहाय जी जैसे लोग अन्य पुलिस ऑफिसेज में या क्वार्टर्स में जो छोटे छोटे पॉकेट्स में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गांव के लेवल पे, रिमोट लेवल पे, वहां रिमोटली भी कनेक्टेड हैं क्या ऐसे महानुभाव? मुझे आंसर तो नो मिलता है। पहली बार सीबीआई ने इस मैटर को टेकअप किया है। सीबीआई इज अ इक्विप्ड एजेंसी, उसके पास में पूरा कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप उसको इंटरनेशनल लेवल से कनेक्ट करेंगे तो भी सीबीआई इक्विप्ड है, और यदि इंटर स्टेट लेवल पे करें तो भी सीबीआई इक्विप्ड है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी हो, इसका विचारण जल्दी से जल्दी हो फास्ट ट्रैक में, और इसमें यदि सजा पड़नी है तो जल्दी से जल्दी पड़े। आप देखिए अंतर आने लगेगा। लोगों को मुकदमे दर्ज होने की चिंता नहीं होती है, सजा जब पड़ती है, जब ऐसे उदाहरण होते हैं कि वो कन्विक्ट हो गया, वो गिल्टी पाया गया, तब अंतर आता है समाज में। बहुत बड़ी बात आप देखिए कि जब तक कन्विक्ट नहीं कोई होंगे, चालान हो रहा है, कोई चेकिंग हो रहा है, जब गंभीरता से पुलिस करने लगेगी तो नियंत्रण होने लगे। जी, हमारे साथ इंदू जी भी हैं जो महिला और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती हैं। इंदू जी, समाज में ये जो परिवर्तन आ रहा है जिसके कारण ये बच्चों के साथ अब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो भारतीय समाज में पहले नहीं देखी और सुनी जाती थी। ये पश्चिमी जो समाज है उसमें इस तरह की चीज़ें पहले सामने आती थी मीडिया के माध्यम से, और अब भारत में जो इतना बड़ा जो नेटवर्क सामने आया है, इसको आप कैसे देखती हैं? उसको कैसे रोका जा सकता है? एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपको सारी तरह के फीडबैक्स आते होंगे, अलग अलग समूहों के साथ आप चर्चा करती हैं, मिलती हैं, जाती हैं, काम करती हैं, तो इसको कैसे देखती हैं? ये परिवर्तन क्यों हो रहा है और इसके पीछे साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? क्यों ये इस तरह की साइकोलॉजी लोगों में डेवलप हो रही है कि बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें देखना उनको पसंद है, या बच्चों से ऐसी चीज़ मंगाना उनको पसंद है, या बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करना उनको पसंद है? जी हाँ, एक तो ये जो परिवर्तन हुआ है, जो 400% का जो इजाफा हुआ है 19 और 20 को अगर हम देखें, 2019 और 2020 की बात करें, तो इसका बहुत बड़ा कारण रहा है कोरोना के तहत लोगों का घरों में रहना। जब लोग घर में आए तो कुछ ही महीनों में चाइल्ड लाइन के पास 1098 के पास 92,000 कॉल्स आए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस दरमियान जब लोग घर पे बैठे रहे, बहुत टाइम खाली रहे, वर्चुअली भी सब कुछ स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगा कि बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट होने में, लोगों का वर्क फ्रॉम होम करने में थोड़ा समय लगा, और उस दरमियान कहीं ना कहीं लोग घरों में बैठे रहे और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा मिला। कहीं ना कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय इंटरनेट सर्फिंग में बिताने लगे, और इस दरमियान जो है चीज़ें लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो गई। देखा नहीं जाता था पोर्न पहले, ऐसा नहीं है, पहले भी देखा जाता था, लेकिन इसमें जो इजाफा हुआ वो इस दरमियान ज़्यादा हुआ। और कुछ समय के बाद इस महामारी के बाद बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, ये हम सभी जानते हैं। इकोनॉमी में कितना बुरा असर पड़ा, और इसका बहुत बड़ा असर बच्चों पर भी पड़ा, जो बहुत अति गरीब परिवार थे। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वापस जितने प्रवासी इतने मुश्किलों को झेल कर अपने घर पहुंचे थे, मजबूरीवश वो वापस जाने लगे। और यही टाइम था जब ट्रैफिकर्स ने गाँवों में जाके अपने पैर पसारने शुरू किए, और कहीं ना कहीं उनको प्रलोभन देकर, काम का प्रलोभन देकर वापस ये बच्चे भी जाने लगे और इस जाल में फंसने लगे। और इस जाल में फंसने के बाद फिर ये होता है कि एक बार कोई चीज़ आपकी मीडिया में चली गई, कहीं चली गई, तो बराबर आपके ऊपर दबाव रहता है, आपको ब्लैकमेलिंग का डर रहता है, और बच्चे सोचते हैं, जो अति गरीब बच्चे होते हैं, कि मैं घर में जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, उनको खाना कैसे मिलेगा। उस चिंता में कहीं ना कहीं वो बच्चा जो है उसकी बलि चढ़ जाता है, परिवार की भी बलि चढ़ जाता है। बहुत बार हमने ऐसा होते हुए देखा है।
इसके अलावा दो कैटेगरी है। एक जो हम बात कर रहे हैं कि स्कूली बच्चों की अगर एडुकेशन हो रही है तो उसमें हम कहीं ना कहीं पाबंदी की बात करते हैं, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ उनका नहीं है, ये सिर्फ विक्टिम की बात नहीं है, यहाँ पर बात उनकी भी है जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। और देखने वाले बड़े हैं ऐसा नहीं है, देखने वाले बच्चे भी हैं। तो ये एक तो है कि बच्चे विक्टिम बन रहे हैं, दूसरा ये है कि बच्चे देख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे अगर ध्यान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ाती हैं। तो दोनों एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है और इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि सहाय जी ने कहा कि और एक हमारे साथी ने कहा कि साइबर क्राइम जो है वो बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है और इंटरनेट जो है लोगों को ग्लोबली जोड़ रहा है। मतलब एक छत्तीसगढ़ के एक अंदर के गांव से एक यूएस का व्यक्ति भी जुड़ सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये जो कमी, जो दूरी में जो कमी आई है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है कि गांव के लोग भी इन सब चीज़ों की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को, समाज को, डेटा प्रोवाइड करने वाली कंपनीज़ को, मिनिस्ट्रीज़ को, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज़ को, ये सब को मिलकर एक सॉल्यूशन पे आना पड़ेगा जिससे कि इस चीज़ों पे रोक लगाई जा सके। इंदु जी, ये जो विक्टिम जिनकी आपने बात की है, जो विक्टिम होते हैं, वो कौन से सामाजिक आर्थिक परिवेश के होते हैं? चूँकि आप काम करती हैं, आप देखती होंगी ये किस परिवेश से आते हैं या उनको कैसे ये टारगेट करते हैं? जी, ये ट्रैफिकिंग का जो नेक्सस होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। दिल्ली में बैठा आदमी के पास में, रायगढ़ में या कोई बस्तर के अंदर के गाँव में जो है एक व्यक्ति रहेगा और उससे उनका कनेक्शन रहता है। और कहीं ना कहीं जो उनकी पारिवारिक स्थिति होती है, ख़ासतौर पे जो उनकी आर्थिक स्थिति होती है, उसका लाभ उठाते हुए ऐसे बच्चों को बच्चे जो है विक्टिम बन जाते हैं। उनके माता पिता भी ये सोचकर कि चलो कुछ पैसे घर में आएंगे, कुछ कमाई होगी, ये सोचकर बच्चों को भेजते हैं, लेकिन बच्चों को एक अलग ही दुनिया में ले जाया जाता है। तो ये ज़्यादातर जो बच्चे ट्रैफिक का शिकार होते हैं ये अनाथ बच्चे होते हैं या ऐसे अति गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं। और ख़ास तौर पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी में जो आप देखेंगे तो ये छोटे जो देश हैं, जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन देशों के ये बच्चे होते हैं और इनकी बहुत डिमांड होती है। जो दूसरे जो देश होते हैं, बड़े देश में इनको ले जाया भी जाता है ट्रैफिक करके। ना सिर्फ हमारे अपने देश में इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग होती है बल्कि इंटरनेशनल भी ट्रैफिकिंग होती है। जिस तरह से इंदु जी बता रही थी कि किस तरह से समाज के किन वर्ग के लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं ट्रैफिकिंग के लिए, लेकिन इंदु जी एक सवाल ये भी है कि ट्रैफिकिंग के अलावा भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बच्चा अपने घर में है, ये इनका सामाजिक आर्थिक परिवेश अच्छा भी है, लेकिन उसको किसी तरह ये चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से ये उनको इनवाइट करते हैं या उनको लुभाते हैं। तो ऐसे लोगों को या इस तरह की व्यवस्था को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसको रोका कैसे जा सकता है, या इसके लिए एजेंसियां किस तरह से काम करती हैं, काम करती भी हैं या नहीं, या इस बारे में सोचती भी हैं या नहीं कि सरकार की चिंता में ये चीज़ है भी या नहीं? क्योंकि आप सरकार से भी बात करती हैं और समाज के अलग अलग वर्गों से बात करती हैं, तो आपको क्या समझ में आता है? जी देखिए, ये एक फुल फ्लेज इसका रैकेट होता है जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। ये जो लड़कियां होती हैं वो जो एडोलेसेंट लड़के होंगे उनसे बात करती हैं और जो मेल पर्सन्स होते हैं वो फीमेल जो बच्चे रहेंगे उनसे बात करते हैं। और वो बातें इतनी लुभावनी होती है कि बच्चे कहीं ना कहीं उसमें जाल में फंस जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो किशोर अवस्था होती है उसमें जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं बाहर जो चीज़ें हैं उसको ज़्यादा डिस्कवर करना चाहता है। बाहर उसका पीयर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो उसको दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा होता है, माँ बाप की थोड़ी कम सुनता है, क्योंकि ये एक एग्रेसिव होने की भी उम्र होती है जो एडोलेसेंट जो एज होती है। तो ख़ास तौर पे इस एज में बच्चों को अगर हम सही दिशा निर्देश नहीं देते हैं कि उनका जो मोबाइल इस्तेमाल करने का जो
मैनरिज्म होगा, या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, सभी में कैमरे लगे होते हैं। और ईयरफोन लगाने के बाद तो आपको पता भी नहीं चलता है कि क्या बच्चा देख रहा है या क्या सुन रहा है। खास तौर पे जब क्लासेस चलती हैं तो मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन आती थी कि हम बच्चों को चिल्लाते हैं कि ईयरफोन हटाओ, क्योंकि जब ईयरफोन हटाते थे तो पता चलता था कि क्लासेस बच्चा अटेंड कर रहा है या कोई गाने सुन रहा है या कुछ कर रहा है। कई बार होता था कि बच्चे कहीं और मोबाइल में वो करके गाने सुन रहे हैं और इधर क्लासेस भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारी एक नैतिकता की भी जिम्मेदारी है पूरे समाज की कि हम कैसे इन बच्चों को समझाएं, और ख़ास तौर पे पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है या हमारे समाज के साथ साथ कि इस तरह के जो रैकेट्स हैं जो ख़ास तौर पे इन्हीं कामों के लिए लगे रहते हैं। हमारे सबके फ़ोन्स में भी कुछ इस तरह के आप SMS देखते होंगे कि आप बात कीजिए, ये करिए, तो कभी ना कभी बच्चा उत्सुकतावश उस लिंक को देख लेता है या उस फ़ोन नंबर को डायल कर लेता है, और एक बार डायल करने की देरी होती है वो उनके डेटा में, रिकॉर्ड में आ जाता है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे को वापस बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक बार में भी कई बार बच्चे उनकी बातों में आ जाते हैं, और उस दरमियान कुछ ऐसी तस्वीरें या कुछ ऐसी बातें वो कर लेते हैं जिसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इस तरह से वो एक बार जो बच्चा फंसता है चंगुल में तो वो निकल नहीं पाता है। और हमारा जो ख़ास तौर पे जो सामाजिक जो माहौल है उसमें बच्चा कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती है तो माता पिता को बताने में डरता है कि इस तरह की मेरे साथ चीज़ हो गई है, मैं कैसे बताऊं, और वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है और इस तरह से इन चीज़ों में फंसता रहता है। तो ये एक मैं कहूँगी कि ये एक तो मैलवेयर वाली जो बात हुई वो उसको हम देख सकते हैं कि कैसे कंट्रोल में लाएं, और पुलिस के साथ कैसे मिलके काम करें, क्योंकि साइबर जो डिपार्टमेंट है उनके पास कहीं ना कहीं ये डेटा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें जो लोग ये व्यू कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रहता है। तो समय समय पर इस तरह की अगर रेड्स होती रहेंगी, मतलब ये शुरुआत है। हमारे देश में पॉक्सो कानून आने में भी सालों लग गए। 2012 में हमारे यहाँ ये पॉक्सो कानून आया जो कि सिर्फ 10-11 साल पुराना है, 8-10 साल पुराना है। तो कानून तो बन रहे हैं लेकिन उनका जो क्रियान्वयन जो है सही तरीके से हो और स्ट्रिक्टली हो, इसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और यहीं से हम शुरुआत इसकी कर सकते हैं। पॉक्सो के तहत, जब से पॉक्सो एक्ट आया है, पॉक्सो के तहत बहुत सारे केसेस हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन और पूरे छत्तीसगढ़ में पॉक्सो के तहत ये जोर दिया जाता है कि बच्चों के खिलाफ कुछ भी यौन अपराध हो रहा है तो उसको पुलिस के संज्ञान में लाया जाए, और पुलिस की भी हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। अभी मुझे जानकारी कुछ समय पहले मिली कि झारखंड पुलिस जो है उन्होंने अपने हर थाने में एक ऐसा सेल बनाया हुआ है और एक टोल फ्री नंबर बनाया हुआ है जिसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की कंप्लेन लोग कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं, और उनकी जो जानकारी है वो गोपनीय रहेगी। तो कहीं ना कहीं जब आपकी जानकारी गोपनीय होती है तो बहुत सारे लोग निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि बात यह है कि सिर्फ बच्चे ट्रैप में आ जा रहे हैं, जो विक्टिम है उनकी बात नहीं है। शुरुआत में ही मैंने कहा ये उनकी भी बात है जो इन चीज़ों को देखते हैं। जहां डिमांड होती है वहीं सप्लाई की बात होगी, जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो सप्लाई करने वाले अपने आप खत्म हो जाएंगे। पंकज दुबे जी, आपके पास जो केस आते हैं हाईकोर्ट में, आप केसेस को देखते होंगे। ये जो कार्रवाई सीबीआई ने की है, सू मोटो की है, उनके पास अलग अलग जगह से केवल इनपुट आ रहा था, उसके आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो प्रदेश सरकारें हैं या प्रदेश की जो पुलिस है वो खुद इन मामलों में, जैसे सीबीआई ने किया, वो क्यों नहीं करती? और ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई का आप भविष्य क्या देखते हैं? क्या ये चीज़ें रुकेंगी, कम होंगी इस कार्रवाई से? लोगों के अंदर खौफ बैठेगा, या फिर आपकी जो बात है कि जब तक उनको वहाँ से सज़ा नहीं होगी तब तक इस पर लोगों का डर नहीं बैठेगा?
मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन आपने पूछा मैं उस पर एड्रेस करने वाला था। पहले मैं अनुमति मांग रहा था आपसे। मैडम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि झारखंड में एक टोल फ्री नंबर है या एक ऐसी व्यवस्था, झारखंड में कोई टोल फ्री नंबर है या ऐसी कोई व्यवस्था की गई है जिससे एक सब जगह सेल बनाया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ध्यान दें, सहाय जी भी बैठे हुए हैं, साइबर क्राइम बना, साइबर क्राइम का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे स्टेट्स में, सेंटर से लेकर के, स्टेट से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट को हर जगह से दिया गया। साइबर क्राइम के, साइबर सेल के दफ्तर अच्छे बन गए, थाने अच्छे बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल गया, लोग कम मिले मगर मिले। लेकिन हालत यह है कि यदि किसी ओमती थाने में या बेलबाग थाने में या ग्वारीघाट थाने में आप कोई रह रहे हैं और आपका साइबर का विषय है, तो वो कहता है साइबर सेल जाइए। आप समझ रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट? मैं समझ हालत ये हो गई है कि मैं समझ रहा हूँ, मैं रायपुर में भी पहुंचना चाहिए, यहाँ पर यदि होता है तो बोला जाता है कि साइबर थाने में आप जाके अपनी कंप्लेंट करिए। जिनका मोबाइल भी गुम हो जाता है, जिनको कोई इस तरह की कंप्लेंट करनी होती है, तो साफ तौर पर उनको कहा जाता है कि उस थाने में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, हाँ, तो वहां से रेफर कर देते हैं वहां के लिए। हाँ, लोकल थाना उसको एंटरटेन नहीं करता है। साइबर थाने में तीसरे दिन जाकर के वो हेडक्वार्टर में जाता है, पीएचक्यू से अनुमति आती है, उसके बाद में वो एफआईआर होती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स के साथ में, कि 10, 12, 15 दिन के पहले तो आप बात अपनी रख सकते नहीं, 154 में मामला कायम होना या 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना तो बहुत आगे की बात है। तो ये सेल बनाना बहुत आसान है, सेल बन जाता है, लेकिन सेल क्यों नहीं हर थाने को सेल माना जाए, क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा थानों को सेल माना जाए। बच्चों का विषय है, बच्चों के अब्यूज का विषय है, हर घर में बच्चा है, वो तो कल की हमारी जनरेशन है, हमारे देश का फ्यूचर है। यही बात तो इंदु जी ने कही कि जिस तरह से झारखंड में व्यवस्था है, हर नंबर उसके लिए क्यों नहीं अवेलेबल हो। जी, हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अभी जैसे हम डिजिटल इंडिया, अगर हम प्रमोशन कर रहे हैं तो डिजिटल सिक्योरिटी का भी प्रमोशन करना चाहिए। जी प्रियांशु जी, जो बात पंकज जी ने उठाई है कि इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती, आप क्योंकि पीएचक्यू के लोगों से मिलते जुलते रहते होंगे, तो आप ये वहाँ की मध्य प्रदेश की जो सरकार है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे इस बात को क्यों नहीं रखते कि इस तरह की व्यवस्था की जाए। थानों में भी ऐसे साइबर एक्सपर्ट होने चाहिए जो एफआईआर कर सकें, उस विषय को समझ सकें, उन जो कंप्लेंट्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। जी, ये साइबर एक्सपर्ट आज मैं तो बोलूँगा कि हर सेक्टर में होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होना चाहिए, आईटी में भी है ही। तो मैं तो बोलूँगा कि अगर साइबर वो एक्सपर्ट नहीं तो साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम तो होना चाहिए हर सेक्टर में। एजुकेशन में भी बच्चे की वाला एक पूरा पार्ट तो होना चाहिए कि हाँ ये साइबर हम कैसे अवेयरनेस कैसे कर सकें। जी पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में प्रियांशु जी अपनी बात कह रहे थे, तो शायद आपकी बात सामने नहीं आ पाई। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए आज के ज़माने में ईमेल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर इट इज, सोशल मीडिया के ज़माने में आज आप यहाँ से बैठ करके यूएस के आदमी से कंसल्ट कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। पूरे दुनिया में भारत के डॉक्टरों का नाम है, पूरी दुनिया में वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बेसिस पे करके कॉन्फ्रेंस करके काम खत्म कर देते हैं। क्या हमारे टीआई साहब के पास में यदि कोई शिकायत जाती है तो वो साइबर के जो उच्च अधिकारी हैं या जो एक्सपर्ट हैं उनसे क्यों नहीं ओवरनाइट रिपोर्ट लेकर के उसमें कायमी कर सकते हैं या मना कर सकते हैं साहब कायमी नहीं होगी, वो वेट करेगा साइबर का विषय। उसी प्रकार से चाइल्ड अब्यूज का आप देखिएगा, जब बन जाएंगे सारे सेंटर तो कन्फाइन हो जाएंगे कि वही डील करेंगे। ये एक समस्या होती है, ये एक बड़ी समस्या होती है। जब हम कहते हैं कि जस्टिस टू डोर स्टेप, पुलिसिंग टू डोर स्टेप, तो वो डोर स्टेप से और दूर हो जाता है। जब हम उसको इंपॉर्टेंट बना देते हैं, स्पेशल बना देते हैं, तो कन्फाइन कर देते हैं उसको। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज समाज में होता है, पब्लिक को होता है। तो आप इसका क्या एक्सेस खत्म हो जाता है। पंकज जी, आप इसका क्या समाधान देखते हैं, जहां तक ये जो आपने बोला डोर स्टेप वाली बात है? सोल्यूशन है डॉक्टर साहब, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। इसका सिंपल सोल्यूशन है, आज आप छत्तीसगढ़ की बात कर लें, हम लोग दो स्टेट्स को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें। पिछले अपॉइंटमेंट्स देख लें आप, सब इंस्पेक्टर्स के अपॉइंटमेंट बहुत आयत में हुए। उन यदि एक थाने में 3 सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग है,
एक सब इंस्पेक्टर एसेंशियली ट्रेंड रहे 2-3 चीजों के लिए, उसमें कुछ नहीं होना है। 2 सेमिनार 3 सेमिनार उसको अटेंड कराने हैं, और वो रूटीन में करते हैं। ये सेमिनार्स अलग अलग विषयों के करते रहते हैं। मैं खुद ट्रेनिंग के लिए जाता हूं तो ट्रेनिंग देता हूं, जैसे मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पे है। इसमें इक्विप्ड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। यदि एक एक सब इंस्पेक्टर रिजर्व रहेगा, जैसे एक छोटी सी बात है, किसी महिला से पूछताछ करने के लिए एक महिला कर्मचारी अधिकारी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं थाने में बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज को लेकर के एक व्यक्ति पढ़ा लिखा दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और इतने लोग भी हैं ट्रेनिंग देने के लिए। इसके स्पेशल एडीजीज हैं, इसके आईजीज हैं, इसके डीआईजीज हैं स्पेशल, वो सारी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये आसानी से हो सकता है, बस इतना है कि इसको करना है और करके लोगों को बताना है। दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेशन यदि जल्दी नहीं होगा, चालान यदि जल्दी नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है ये जो हम आंकड़े 400, 500, 1200 देख रहे हैं, ये डरावने नहीं हैं, ये स्कैरी हैं कि इतने आंकड़े आ रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इतने मामले कायम हो रहे हैं, पंजीबद्ध हो रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जल्दी इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब हमारी पुलिस इक्विप्ड होगी, और इक्विप्ड होगी तो जल्दी ट्रायल होगी। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी है, ये आप भी जानते हैं, 2-2 कोर्टें बनी हैं बड़ी बड़ी जगहों में, छोटी छोटी जगहों में 1-1 कोर्ट बनी है। जल्दी ट्रायल हो, इससे अंतर आएगा। जल्दी ट्रायल होगी, जल्दी निर्णय होंगे, अंतर आएगा। जल्दी इन्वेस्टिगेशन, उसको टाइम फ्रेम में, टीएल कहते हैं ये लोग, एक टाइम लिमिट में उसको इन्वेस्टिगेट करें, चालान पुटअप करें। चलिए, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरी ऐसी एक छोटी सी मेरी समझ कहती है, क्योंकि देखिए कानून हमारे अब मल्टीपल लॉ बनते हैं। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पंकज जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। कानून हमारे पास में अब ओवरलैपिंग होने लगे हैं। कानून हमारे पास अब ओवरलैपिंग होने लगे हैं। सेक्शन 61 था आईटी एक्ट में, पॉक्सो आया, पॉक्सो ने उसको और विस्तृत कर दिया, आईपीसी में भी प्रोविजन है। अब ये क्या हो रहा है, अब ये सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। लुक्रेटिव ऑफर से बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, साहब ऐसा ज़रूरी नहीं कि बच्चा अकेला इन्वॉल्व है। आप आके दफ्तरों में वकीलों की फाइलें देखें, माँ बाप के द्वारा कराए जा रहे हैं बच्चों से ये काम, पैसों के लिए या अन्य विषयों के लिए। तो सामाजिक चेतना, जैसा कि अभी मैडम ने भी कहा है और साहब भी कह रहे थे, सहाय साहब, सामाजिक चेतना तो अति आवश्यक है, उसके लिए मॉरल साइंस है और सारी चीज़ों को हम पढ़ाएं, ये सारे। लेकिन हो क्या रहा है कि गरीबी है, लोगों को लगता है ईजी मनी मिल जाए। एक वीडियोग्राफर है, वो उसको इजी मनी दे देता है, 200, 500, 2000, 50,000, जो भी है, जैसी जिसकी ज़रूरत है, वो उस तरफ टिल्ट हो जाते हैं। जैसा मैडम ने कहा कि अभी लोगों के पास में रोजगार कम हुआ, लोग करें क्या, तो इस तरह के घटिया काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अब हम मान लीजिए इस पर एक कानून और बना देते हैं कि साइबर के माध्यम से जो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, इसको रोकने के लिए एक लॉ, चलिए एक लॉ और बन जाएगा, लेजिस्लेचर एक लॉ और बना देगा, उसके लिए थोड़ा फंड्स भी आ जाएगा, उसके लिए अनाउंसमेंट भी हो जाएंगे बड़े बड़े। लेकिन हमारे पास कानून ऑलरेडी हैं, ऑलरेडी हमारे पास कानून है। यदि इनका सही ढंग से उपयोग किया जाए, एग्जीक्यूशन हो, एग्जीक्यूशन के बाद ट्रायल हो, तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। अब सीबीआई ने टेकअप किया है, मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, सीबीआई मोर इक्विप्ड है और एक ऐसी एजेंसी है जो मल्टी स्टेट्स में काम कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट अलग अलग जगह करके उसको फिर सेंट्रलाइज कर सकती है, सारे डाटा को लेकर के लाइबिलिटी फिक्स कर सकती है। अब थोड़ा सा इस मामले से मेरी अपेक्षा है कि अब हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट्स आए, जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जल्दी चालान पुटअप हो, और कोर्ट्स भी इसको गंभीरता से देखें कि इन आरोपियों को किस तरह से देखना है। अब इन एक्ट्स का भी दुरुपयोग होगा, लेकिन वहाँ कोर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो डिस्टिंग्विश कर पाएँ, अंतर कर पाएँ कि आरोपी सही कौन है और किसे बेवजह फंसाया जा रहा है। क्योंकि हमारे समाज में आप जानते हैं जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कानूनों का दुरुपयोग भी बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ों को पंकज जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंकज दुबे जी बता रहे थे कि किस तरह से जो प्रोसेस की जो पेचीदगियां हैं वो इन सारी चीज़ों को हैम्पर करती हैं, जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने में देरी होती है, और जो लोग पुलिस के हैं जिनको इस मामले में प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे उस प्रशिक्षण में क्या कमियां हैं या क्या खामियां हैं। इंदु जी, आपको क्या लगता है जब आप पुलिस के साथ डील करती हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनके साथ डील करती हैं, या इस तरह के जो पीड़ित हैं उनके साथ डील करती हैं, क्या आप पाती हैं? देखिए, मेरी भी पीड़ा हमारे एक साथी जैसी ही है कि हमने पॉक्सो से संबंधित ट्रेनिंग
कई बैचेस पुलिस के साथ में किए और पुलिस से अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन समस्या तब आती है जिसको आपने ट्रेन किया है वो व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि हम एक साइबर से रिलेटेड एक पाठ की बात कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में अगर मिलके हम वो कर सके, उसी तरीके से क्यों ना सभी जो पुलिसकर्मी हैं हमारे प्रदेश के या देश के, सभी पुलिसकर्मी को इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जहां भी रहे इस मुद्दे को जो है टेकअप करे, उसको सीरियसली ले, क्योंकि बच्चे का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस इंदु जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगा जी, आपको पुलिस का रवैया कैसा लगता है? संवेदनशील रहती है पुलिस की नहीं रहती? सीधा जवाब चाहूंगा। जी, संवेदनशील कुछ मामलों में रहती हैं और कुछ में नहीं भी। अब क्योंकि हम इतने सालों से चाइल्डलाइन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है पुलिस का। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीड़ित की बात कर रहा हूँ। पीड़ित के साथ कभी कभी संवेदनशीलता नहीं भी बरती जाती है, उनको वापस भेज दिया जाता है कई बार कि कल आना, परसों आना, और वो जो टाइम जो बीत जाता है उसके साथ साथ वो न्याय पाने की उसकी इच्छा भी खत्म हो जाती है धीरे धीरे। बहुत बड़ी बात कही आपने। पंकज जी, आपके पास भी आते हैं पुलिस वाले, आपको क्या लगता है पुलिस का रवैया कैसा रहता है या कैसा होना चाहिए? पुलिस के सामने दो इंप्रेशन रहते हैं। एक तो प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी हमारी कॉमन है। पुलिस के डेली के काम इतने डिप्लॉयमेंट के हैं कि कोई मिनिस्टर आ रहा है तो उनका प्रोटोकॉल है, कोई विषय है, वो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके लिए जो व्यवस्था है उनके पास कॉमन है। इन्वेस्टिगेशन के लिए व्यवस्था उनके पास में एक ही है, वही कर्मचारी, वही अधिकारी सारे काम करेगा। अब इसमें समस्या ये आती है कि एक दूसरी बड़ी समस्या आती है कि हमारे समाज में, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, झूठी शिकायतों का जो चलन बढ़ गया है। अपने बच्चे से झूठी शिकायत कराना। आज ही मैं एक मुकदमे में बहस कर रहा था 12th ADJ के यहाँ, सेशंस जज के यहाँ, वहाँ भी यही हालत थी। झूठी शिकायतों को करना, पुलिस को हर शिकायत को पुलिस इस नज़रिए से नहीं देख पाती कि ये जेन्युइन शिकायत है। संवेदनशीलता जो होती है वो करप्ट हो जाती है ग्रेजुअली काम कर वर्क प्रेशर से। हम लोगों के, आप और हम जैसा बिहेव करते हैं, कॉन्स्पायर करके किसी व्यक्ति के खिलाफ जाके मामला कायम कराते हैं और कल निकल करके आता है कि मामले में कोई दम नहीं थी, झूठा था। उससे क्या होता है कि सच्चे मामले भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो भी, उन पर भी पुलिस ध्यान नहीं देती है। तो पुलिस बैलेंस नहीं कर पाती है। आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ लेस नॉलेज, आउट ऑफ इम्प्रेशन फ्रॉम द पब्लिक, पुलिस ठीक से रैशनली वर्क नहीं कर पाती है। ये मैं बहुत साफ ढंग से कह सकता हूं, क्योंकि जो चालान हैं, जितने चालान हैं, उन चालान में कमी निकाल करके ही डिफेंस अपना केस जीत जाता है। तो मजबूत चालान यदि बनेगा, मजबूत इन्वेस्टिगेशन होगा, तो कम गुंजाइश होती है केसेस को जीतने की। प्लीज बोलिए। एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। ये जो पूरी घटना हुई है और उसमें पुलिस, समाज और सरकार के रोल पर, सरकार के कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, उनका एक चार्टर है, उसको मैं डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कहूँगा, मगर उनको अपनी प्राथमिकता में चाइल्ड अब्यूज़ को रखना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, यही चाइल्ड कल का फ्यूचर है और इसको संवेदनशीलता के साथ सरकार को, शासन को, प्रशासन को देखना चाहिए और इसको अपने चिंतन में भी लेना चाहिए। ये नहीं कि उसको सिर्फ किताबों में रखना है, अपनी बातों में रखना है, उसको चिंतन में रखना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए कि उसका एग्जीक्यूशन एंड लेवल तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम लोग तो शहर में हैं, हमारे पास में मोटर है, मोबाइल है, सब कुछ है। गाँव में हजूर पहुँचने का मार्ग नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है बात बाहर नहीं आती है। आप कभी जाकर के बैठेंगे तो पता चलेगा कि, क्योंकि हमारे पत्रकार मित्र तो बहुत भीतर तक जाते हैं, इतनी गंदगी हुई है, इतनी खराबियां हुई हैं, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अंकुश नहीं है, वो किसी से शिकायत नहीं कर सकते, मन महसूस करके रह जाते हैं। तो उस अंतिम व्यक्ति तक बात पहुंचे, कानून सहायक है, ये बात पहुंचे, तभी जाकर के इन सब चीजों पर रोक लगेगी। प्रियांशु जी, आपका भी कमेंट चाहूंगा, एक छोटा सा कमेंट जी, साइबर एक्सपर्ट के रूप में आप जी, मैं क्या तो ये बोलना सलाह देना चाहूंगा कि जिस चाहेंगे? प्रकार से गवर्नमेंट जी
जी, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से गवर्नमेंट के और अभियान चलते हैं, लाइक पल्स पोलियो अभियान है, वैक्सीनेशन अभियान है, मैं इसी प्रकार से ये बोलना चाहूँगा कि साइबर अवेयरनेस अभियान भी चलना चाहिए लोगों को। मैं एक हल्का सा बताना चाहिए कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है, लैपटॉप कैसे यूज़ करना है, या कुछ आप कोई फिशिंग का शिकार तो नहीं है या किसी मालवेयर का शिकार तो नहीं है। तो जब तक सामने वाले को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो वो अपडेट नहीं रह सकता। मैं बस यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को भी जैसे डिजिटल इंडिया ऐसे डिजिटल सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा इंदु जी, आपका भी एक फाइनल कमेंट चाहूँगा समाज के लिए, पुलिस के लिए, कानूनी एजेंसियों के लिए, जांच एजेंसियों के लिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी आखिरी में कि हम समाज, पुलिस, सीबीआई सभी को मिल करके एक साथ इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा एक जगह सीबीआई पुलिस को बिना बताए वहां चली गई थी और उनको किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा उड़ीसा में। तो ये एक इंटीग्रेटेड एफर्ट होना चाहिए समाज का, पुलिस का, सीबीआई का, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, खास तौर पे डेटा प्रोवाइडिंग कंपनीज का, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज का, सभी का एक साझा प्रयास होना चाहिए, तभी हम इसको जड़ से हटा पाएंगे। नहीं तो अकेला बैठ के इसको कोई कुछ नहीं इसको कर सकेगा, इसको ना ही कमी ला पाएगा ना हटा पाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने कि इंटीग्रेटेड और जो साझा प्रयास की जरूरत बताई है, साथ में इसके लिए अवेयरनेस, और सबसे बड़ी बात जो पंकज जी ने कहा है कि इसको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, हमको इसको चिंतन में भी रखना पड़ेगा और क्रियान्वयन में भी दिखाना पड़ेगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।